स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता। मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। शुरू करने जा रहा हूं टक्कर भाग एक। प्राइवेट रॉयल वॉल्ट की बुलेट प्रूफ आर्म्स प्रूफ वैन रॉयल वॉल्ट से चलने को तैयार थी। वैन में जवाहर सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात रखे जा चुके थे, जिन्हें होटल में पहुंचाया जा रहा था, जहां आज उनकी नीलामी थी। वॉल्ट की वैन की ड्राइविंग सीट पर ड्राइवर जगत राम मौजूद था। बीमा कंपनी का चालाक खतरनाक इन्वेस्टिगेटर बीबी दत्ता का असिस्टेंट सुरेश कोहली वैन ड्राइवर जगत राम की बगल में मौजूद था। जवाहर सिंघानिया का बेहद क्रूर चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर राजन सिकोलिया अपने 6 दरिंदों जैसे इंसानों को अपने साथियों के रूप में साथ लेकर वैन के साथ चलने की तैयारी में था। खुद बीबी दत्ता वैन के पीछे रवाना होने के लिए अपनी कार में बैठ चुका था। रॉयल वॉल्ट का तेज तर्रार जासूस, जो कि कभी पुलिस वाला था, अशोक सैनी, उसने अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट की तो अन्य वाहन भी स्टार्ट होने लगे। एकाएक वाहनों का एकाएक वहां वाहनों के इंजनों का शोर गूंज उठा। एक तरफ पुलिस वालों से भरी पुलिस जिप्सी खड़ी थी, वायरलेस सेट के साथ। जिप्सी में एक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और 5 हथियारबंद पुलिस वाले थे। इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े के आदेश के मुताबिक जिप्सी में मौजूद इंस्पेक्टर ने वायरलेस द्वारा वानखेड़े से बराबर संपर्क संबंध बना रखा था, जो कि उस होटल में मौजूद था जहां जवाहर सिंघानिया के अरबों के हीरे जवाहरात नीलामी के लिए ले जाए जा रहे थे। दोपहर के 2:30 बज रहे थे। सूरज ठीक सिर पर सवार हो चुका था। ये सब तगड़े सुरक्षा प्रबंध देवराज चौहान की वजह के कारण थे, जो कि फोन पर इंस्पेक्टर वानखेड़े को खुलेआम चुनौती दे चुका था कि वो हर हाल में इन हीरे जवाहरात को लूट कर रहेगा। परंतु देवराज चौहान इन हीरे जवाहरातों को वॉल्ट से होटल जाते रास्ते में लूटेगा, या उस होटल में जहां नीलामी का प्रबंध किया हुआ था, इस बारे में ये लोग कोई राय कायम नहीं कर सके थे। इसी कारण ये लोग हर तरफ से सावधानी इस्तेमाल कर रहे थे। वैन ड्राइवर जगत राम और वॉल्ट के जासूस अशोक सैनी की निगाहें मिली। अशोक सैनी ने गर्दन हिलाकर जगत राम को चलने को कहा। जगत राम ने वैन आगे बढ़ा दी। रॉयल वॉल्ट की 4 दीवारी में लगे प्रवेश द्वार वाले गेट से वैन बाहर निकली। उसके पीछे राजन सिकोलिया ने अपनी कार रखी। उसके बाद बीमा कंपनी के इन्वेस्टिगेटर बीबी दत्ता की कार थी। फिर वॉल्ट के जासूस अशोक सैनी की कार थी, और सबसे अंत में पुलिस जिप्सी। सारे वाहन अब सड़क पर आ गए थे। अरबों के हीरे जवाहरातों को लिए यह छोटा सा खतरनाक लोगों का काफिला चल पड़ा था। वैन ड्राइवर जगत राम ने बटन दबाकर वैन को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया था। अब वैन को बाहर से या भीतर से उसकी मर्जी के बिना कोई भी खोल नहीं सकता था। उस पर कोई गोली, कोई हथियार असर नहीं कर सकता था। वैन का ये कंट्रोलिंग सिस्टम हटाने के लिए कौन सा बटन दबाना है, इस बात को सिर्फ जगत राम ही जानता था। पास में बैठे सुरेश कोहली को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सभी वाहन सामान्य गति से आगे बढ़ते जा रहे थे। अगला दृश्य। देवराज चौहान की योजना के मुताबिक हर कोई अपनी जगह संभाल चुका था और अपने हिस्से का काम करने को तैयार था। हर किसी को इंतजार था रॉयल वॉल्ट की वैन नजर आने का। राजू मिलावत और मुकेश भट्टी रेलवे फाटक के दूसरी तरफ सड़क के किनारे खड़ी कर रखी कार, किराए की कार में बैठे थे, और निगाहें रेलवे फाटक के उस पार दूर तक जा रही थी, जिस तरफ से शिवराम ने बताया था कि हल्के नीले रंग की वैन आनी है। रोजमर्रा की भांति रेलवे फाटक पर आने जाने वालों की काफी भीड़ थी। कभी कभार तो उन्हें दूसरी तरफ निगाह दौड़ाने में, देखने में दिक्कत सी पेश आने लगती थी। राजू मिलावत ने कलाई पर बंधी घड़ी में समय देखा, फिर सिगरेट सुलगाकर कश लिया। क्या वक्त हुआ है? मुकेश भट्टी ने राजू मिलावत पर निगाह मारी। 2:30। इसका मतलब लगभग वैन का आने का समय हो चुका है। भट्टी ने बेचैनी से पहलू बदला। राजू मिलावत के चेहरे पर व्याकुलता के भाव उभरे। भट्टी, मिलावत ने दांत भींचकर कश लिया, हम जो कर रहे हैं वो भारी रगड़े वाला काम है। साले शिवराम ने पूरी बात हमें नहीं बताई। उसने झूठ बोला था कि वैन में उसका दुश्मन है, जिसे वो खत्म करना चाहता है।
परंतु पीछे लगी सिक्योरिटी के कारण वो उसे खत्म नहीं कर पाएगा, और उसने हमें वैन के पीछे लगी सिक्योरिटी को रोकने का काम सौंपा है, जबकि मामला दूसरा ही है। और इस काम के बदले हरामी ने सिर्फ 10,000 दिया है। अगर हम अकल से काम लें तो शायद भारी वसूली कर लें, मुकेश भट्टी ने सामने निगाहें टिकाए हुए कहा। ज्यादा सोचे बिना अभी तो वही करो जो शिवराम ने करने को कहा है, उसके बाद देखेंगे कि असल मामला है क्या। अगर वास्तव में किसी मोटे माल का चक्कर है, उस वैन में कुछ है जिसे शिवराम हासिल करना चाहता है, तो फिर साले शिवराम से सीधी बात कर लेंगे, चिंता की कोई बात नहीं। तो तब क्या शिवराम हमें माल देगा? देगा, उसका बाप भी देगा। नहीं देखा तो नहीं देगा तो साले की पोल खोल देंगे पुलिस के पास जाकर। इस बात को वो भी जानता होगा कि हम ऐसा कर सकते हैं। ये बात शिवराम को सीधा रखेगी, भट्टी ने सख्त स्वर में कहा। हाँ, ये बात तो तूने ठीक कही। शिवराम की गर्दन हमारे हाथ में कसी हो सकती है अगर मामला वैन में मौजूद किसी खास चीज से ताल्लुक रखता है तो। राजू मिलावत ने सिर हिलाया। और ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शिवराम ने हमसे जो बात कही है वो असल बात नहीं है। वैन में हर हाल में कोई अहम वस्तु मौजूद है। साला हमें उल्लू का पट्टा समझता है। जिंदगी बीत गई इन धंधों में। ये जानते हुए भी शिवराम हमें गधों की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। भट्टी ने बुरा सा मुंह बनाया। छोड़ो, ये बात की बातें हैं। पहले ये काम पूरा कर लें जो शिवराम ने हमें करने को कहा है। हम सफलतापूर्वक काम करेंगे तो तभी मामला आगे बढ़ेगा, तभी बाद में हमारे कुछ देखने या करने लायक रहेगा। वो हल्के नीले रंग की वैन भी तो नहीं आ रही? मुकेश भट्टी ने बेचैनी से कहा। आ जाएगी, सब्र रख और तैयार रह। पलक भी तभी झपक जब बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हो। अगला दृश्य। देवराज चौहान अपनी कार से कुछ हटकर खड़ी देवराज चौहान ने अपनी कार कुछ हटकर खड़ी कर रखी थी। इस समय वो मुकेश भट्टी और राजू मिलावत की कार से कुछ दूर लापरवाही भरे अंदाज में सड़क के किनारे मौजूद थोड़े से बड़े पहाड़ी पत्थर पर बैठा था। उसकी एक आंख उन दोनों पर थी तो दूसरी रेलवे फाटक पर। भट्टी और मिलावत को नहीं मालूम था कि इस सारे मामले का कर्ता धर्ता देवराज चौहान ही है। वो तो शिवराम को ही सब कुछ समझकर चल रहे थे। इस कारण उनके द्वारा देवराज के पहचाने जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। ना तो वो उसे देवराज चौहान की हैसियत से जानते थे और ना ही वो उसे शिवराम के वाकिफकार के तौर पर जानते थे। उनकी निगाह शायद देवराज चौहान पर पड़ी भी होगी तो वो किसी भी हाल में उनकी नजरों में शक का केंद्र न बन पाया होगा। देवराज चौहान की आंखों में इस समय सख्ती और खूंखारता भरी पड़ी थी। मिलावत और भट्टी को वॉल्ट की वैन के पीछे आने वाले लोगों को फाटक पर ही रोकना था और वैन को निकल जाने देना था। वैन के पीछे कोई ना आए ये बहुत जरूरी था, तभी उसकी योजना कामयाब हो सकती थी। और देवराज चौहान यहाँ इसलिए मौजूद था कि अगर वो दोनों अपनी कोशिश में कामयाब न हो सके तो वो इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। देवराज चौहान सिर से पांव तक इस बात के लिए दृढ़ता से भरा पड़ा था कि इस रेलवे फाटक से वॉल्ट की वैन के बाद उसके साथ आ रहे अन्य किसी वाहन या इंसान को गुजरने नहीं देना है। देवराज चौहान ने घड़ी पर निगाह मारी। वक्त हो चुका था। अरबों के हीरे जवाहरातों से भरी रॉयल वॉल्ट की वैन और उसके साथ आने वाले सुरक्षा के रूप में अन्य वाहन कभी भी वहां पहुंच सकते थे। अगला दृश्य। सुंदरलाल फुल बॉडी के ट्रक के साथ सड़क के खास मोड़ पर मौजूद था जहां से वैन ने गुजरना था। देवराज चौहान ने उसके खड़े होने की जगह का चुनाव किया था। सुंदरलाल ट्रक की ड्राइविंग सीट पर मौजूद था और ट्रक का इंजन चालू था। उसे वॉल्ट वैन के आने का इंतजार था। घड़ी में समय देखा, दोपहर के 2:30 बज रहे थे। सुंदरलाल ने बेचैनी से पहलू बदला। निगाहें बराबर सड़क की उस दिशा की तरफ उठी हुई थी जिस तरफ से वैन ने आना था। सुंदरलाल को व्याकुलता ने घेर रखा था। वजह एकमात्र यह थी कि राजू व भट्टी
वॉल्ट वैन के साथ आने वाली सिक्योरिटी को फाटक पर ही रोक पाते हैं या नहीं, जबकि वक्त आने पर वहां मौजूद देवराज चौहान ने भी यही चेष्टा करनी थी। उसे अच्छी तरह मालूम था कि वो लोग अगर वैन के पीछे आने वाली सिक्योरिटी को ना रोक पाए तो उनकी अरबों की डकैती असफल हो जाएगी, उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। बहरहाल वो अपने हिस्से का काम करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ज्यों-ज्यों समय बीतता जा रहा था, सुंदरलाल बेचैन होता जा रहा था। अब तक वॉल्ट वैन को आ जाना चाहिए था। कहीं रेलवे फाटक पर कोई बड़ा रगड़ा तो नहीं हो गया। कई तरह की बुरी आशंकाएं उसके मस्तिष्क में नाचे जा रही थी। अगला दृश्य, सुंदरलाल से मात्र 2 किलोमीटर आगे, जहां से वो तंग सड़क शुरू होती थी, जहां से वैन ने गुजरना था, उससे 100 गज पहले ही एयर इंडिया के बख्तरबंद फुल बॉडी की ट्रक के साथ रजत सेठी मौजूद था। उसका बख्तरबंद ट्रक का इंजन चालू था और निगाहें उस दिशा की तरफ थी जहां से वॉल्ट वैन ने आना था। रजत सेठी पहली बार कोई गैर कानूनी काम में हिस्सा ले रहा था। इस कारण कभी कभी भय उस पर हावी हो जाता था, परंतु मिलने वाला 20 लाख उसके भय को दबा देता। बीतता वक्त उसे बहुत भारी लग रहा था। वो चाहता था कि जो भी होना है फौरन हो जाए। मन ही मन इस कदर उतावला हो रहा था और इंतजार करने की शक्ति जैसे खत्म होती जा रही थी रजत सेठी की। परंतु खुद को बखूबी संभाला हुआ था उसने। इस काम के बदले 20 लाख रुपया हासिल कर किसी दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ बस कर सबसे पहले अपनी साली नीरा का ब्याह करके उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, जो कि उसके साथ साथ पड़ोसी लड़के से भी संबंध बनाए हुए थी। और नीरा की इस हरकत पर जला भुना बैठा था रजत सेठी। रजत सेठी ने सड़क पर दूर तक निगाह मारी। वॉल्ट की वैन जैसी कोई भी वैन नजर नहीं आई उसे। वॉल्ट की वैन का रंग और हुलिया उसे मालूम था, उसके दिमाग में अच्छी तरह घुसा हुआ था। अन्य वाहन आ जा रहे थे। एक और खतरा उसे नजर आ रहा था। वो खतरा था एयर इंडिया का बख्तरबंद ट्रक, जिसकी सीट पर इस समय वो मौजूद था। एयर इंडिया कार्गो में वो ट्रक ड्राइवर था और करीब 2.5 घंटे पहले कार्गो के इस ट्रक को उड़ा लाया था। क्योंकि वो वहां ड्राइवर ही था, इसलिए किसी ने उसे रोका नहीं था। मात्र इस बात की एंट्री हुई थी कि फलाने फलाने नंबर का ट्रक वो ले गया है और इस ट्रक की जरूरत पड़ने पर हो सकता है अब तक पड़ भी गई हो। जब मालूम होगा कि वो ट्रक ले गया है तो कईयों को मालूम हो जाएगा कि वो बिना इजाजत बिना वजह ट्रक ले गया है। किसी तरह का शक होने पर कार्गो मैनेजर पुलिस को फोन कर सकता है कि वो इस नंबर का ट्रक ले उड़ा है। अगर ऐसा हो गया तो पुलिस उसे किसी भी पल इस ट्रक के साथ पकड़ सकती है। इसलिए वो चाहता था कि जल्दी से जल्दी सारा काम निपटे और वो फारिग हो। अगला दृश्य, शिवराम इस समय सुंदरलाल के गैराज के पार्टीशन के पीछे वाले हिस्से में मौजूद केबिन में टहलता सिगरेट पर सिगरेट फूक रहा था। गैराज का 250 गज का पीछे वाला हिस्सा था और 250 गज का आगे वाला। बीच में बहुत बड़े लोहे की चादरों का दरवाजा था। दरवाजा इतना बड़ा था कि बड़े से बड़ा ट्रक भी आसानी से वहां से गुजर सकता था। और इसी दरवाजे से एयर इंडिया के कार्गो के ट्रक ने गुजरकर पीछे वाले हिस्से में आना था, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। शिवराम ने अपनी बेचैनी को दबाकर सिगरेट को नीचे फेंका और जूते से मसलकर केबिन से निकलकर बाहर मैदान के सामने वाले हिस्से की तरफ बढ़ गया। बीच का दरवाजा नुमा फाटक पार करके वो गैराज के सामने वाले हिस्से में जा पहुंचा। वहां 4 कारों के ढांचे खड़े थे और एक अन्य कार पर 2 मिस्त्री व्यस्त उसे ठीक करने में लगे हुए थे। रह रहकर उनका शोर और बातें करने की आवाजें गूंज रही थी। सुंदरलाल ने उन दोनों को जैसे कह रखा था वो वैसा ही कर रहे थे। उन दोनों ने शिवराम पर निगाह मारी, फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। शिवराम ने उनसे कोई बात नहीं की। आगे बढ़कर गैराज के प्रवेश द्वार तक आया। सामने ही चलती सड़क थी। भीड़ भाड़ वाला भीड़ भाड़ वाला इलाका था। शोर शराबा जोरों पर था। शिवराम ने बेहद सावधानी से दाईं तरफ झांका, जिस तरफ जीवनलाल मेहता की ड्राई क्लीनिंग की दुकान थी और गैराज की बगल से सटी हुई थी, जिसके बारे में सुंदरलाल ने खास तौर से सावधान किया था कि जीवनलाल मेहता की आदत अपने घर से ज्यादा दूसरों के घरों में झांकने की है, जो सुंदरलाल के साथ काफी हद तक खुला था।
और जब भी जी चाहता दनदनाता हुआ गैराज में आ जाता था। और कार्गो के ट्रक ने जब गैराज में प्रवेश करना था तो जीवनलाल मेहता की निगाह में नहीं आना चाहिए था, नहीं तो वो भारी खतरे में घिर सकते थे। शिवराम के होंठों से बहुत ही मोटी गाली निकली, क्योंकि जीवनलाल मेहता अपनी ड्राई क्लीनिंग की दुकान के बाहर शेड के नीचे छाया में कुर्सी बिछाए बैठा ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। जीवनलाल मेहता का इस तरह बाहर बैठा होना उनके लिए भारी खतरा पैदा कर सकता था, परंतु शिवराम किसी भी प्रकार उसे भीतर तो नहीं भेज सकता था। दांत पीसता हुआ शिवराम गैराज के भीतर की तरफ बढ़ गया। रजत सेठी कार्गो ट्रक के साथ किसी भी समय वहां आ सकता था, लेकिन शिवराम के मस्तिष्क में अन्य सब बातों से ज्यादा अब जीवनलाल मेहता घूम रहा था, जो शायद उन सबके लिए भारी मुसीबत बनने वाला था। शिवराम ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि जीवनलाल मेहता की तबीयत खराब हो जाए और वो भीतर चला जाए, या फिर जब रजत सेठी एयर इंडिया के कार्गो ट्रक के साथ गैराज में प्रवेश कर रहा हो तो जीवनलाल को चंद पलों के लिए झपकी आ जाए, नहीं तो आंखों में धूल पड़ जाए ताकि वो आंखें रगड़ने लगे, या फिर उसका कोई ग्राहक आ जाए और वो दुकान के भीतर चला जाए। अगला दृश्य। एकाएक राजू मिलावत के बदन में चींटियां रेंगने लगी। सांस जहां की तहां रुक गई। उसकी आंखें एकटक रेलवे फाटक के पार कुछ दूर नजर आ रही हल्के नीले रंग की वैन पर जा टिकी, जो कि मध्यम गति पर आगे बढ़ रही थी। और फाटक करीब आने पर उसकी गति कुछ और कम हो गई थी। मुकेश भट्टी भी फौरन सीधा होकर बैठ गया। उत्तेजना के कारण बदन का खून तेजी से दौड़ने लगा था। गले में उसे सूखापन सा महसूस होने लगा था। दोनों मुस्तैद और चाक चौबंद नजर आने लगे। भट्टी, राजू मिलावत के होंठों से शब्द निकले। शायद वैन आ गई है। शायद नहीं, पक्का, मुकेश भट्टी ने होंठ भींचकर कहा। शिवराम ने हमें कहा था इसी वक्त के आसपास फाटक से नीले रंग की वैन गुजरेगी, और ये वही वक्त है और सामने उसी रंग की वैन है। कहते हुए उसने क्षण भर में ही हर तरफ निगाह दौड़ाकर निरीक्षण किया। फाटक पर और उसके आसपास ज्यादा नहीं तो कम भीड़ भी नहीं थी। आने जाने वाले वाहन और लोग ठीक ठाक ही थे। राजू मिलावत ने कार स्टार्ट की। राजू, भट्टी भिजे हुए होंठों से बोला, सब कुछ संभल कर सावधानी से करना। वैन के पीछे जो भी वाहन हो या उसका साथ दे, टक्कर मार देना। हमने जो काम अपने सिर लिया है उसे हर हाल में पूरा करना है, नहीं तो साला शिवराम हमारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आएगा, और हम जो उसके बाद में माल झाड़ने की सोचे बैठे हैं वो सब भी बेकार हो जाएगा। राजू मिलावत के चेहरे पर खतरनाक भाव फैले, होंठों पर कहर भरी मुस्कान बिछ गई। तूने मुझे कभी असफल होते देखा है? राजू मिलावत ने जहरीले स्वर में कहा। नहीं देखा, तभी तो कह रहा हूं कहीं आज ना देख लूं। जल्दी कर, वैन फाटक के करीब आ पहुंची है। राजू मिलावत ने विश्वास भरे अंदाज में कार आगे बढ़ा दी। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने भी वैन को देख लिया था। चेहरे पर दृढ़ता और सख्ती के भाव उभरे। उसकी योजना का पहला और महत्वपूर्ण वक्त आ पहुंचा था, जिसमें कामयाब होना बेहद आवश्यक था। देवराज चौहान ने भट्टी और मिलावत की कार को फाटक की तरफ बढ़ते देखा, यानी कि वो हरकत में आ गए थे। देवराज चौहान पत्थर से उठा और लापरवाही दर्शाता फाटक की तरफ बढ़ने लगा, इसलिए कि अगर उन दोनों के बस इसलिए कि उन दोनों के बस से अगर मामला बाहर हो जाए तो वो सब कुछ ठीक कर सके। चलते चलते देवराज चौहान का हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर जा टिका था और उंगली ट्रिगर पर। अगला दृश्य। रॉयल वॉल्ट की वैन फाटक पर रेलवे लाइन पर पहुंची। बेहद मध्यम गति से उसने लाइन पार की। अन्य वाहन भी आ जा रहे थे। फिर फाटक पार करते ही उसकी गति बढ़ती चली गई। वैन के पीछे राजन सकोलिया की कार थी। रेलवे लाइनें और फाटक पार करते ही कार ने ज्यों ही गति पकड़नी चाहिए कि एकाएक राजू मिलावत की कार उसके ठीक सामने आकर टकरा गई। धड़ाम की जोरदार आवाज हुई। मिलावत की कार का बोनट एक तरफ से उखड़ गया। राजन सिकोलिया की कार का बोनट थोड़ा सा पिचका। हेडलाइट चकनाचूर हो गई थी। सकोलिया क्षण भर के लिए स्तब्ध सा रह गया।
ऐसे मौके पर वो ऐसे किसी हादसे की अपेक्षा नहीं कर रहा था। अगले ही पल उसे होश आया। दांत पीसता हुआ वो बाहर निकला। कार में बैठे उसके गनमैन भी बाहर आ गए। पीछे आता ट्रैफिक और अन्य वाहन भी रुक गए। गुस्से से भरा सिकोलिया आगे बढ़ा और कार का दरवाजा खोलकर उसने ड्राइविंग सीट पर बैठे राजू मिलावत की कमीज का कॉलर पकड़ा और उसे घसीट कर बाहर निकाला। उल्लू के पट्टे, देखकर ड्राइविंग नहीं करता। कहने के साथ ही सकोलिया ने जोरदार घूंसा मिलावत के चेहरे पर दे मारा। राजू मिलावत के पांव उखड़े और वह नीचे जा गिरा। सकोलिया ने पुनः मिलावत पर झपटना चाहा। तभी भट्टी कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और क्रोध से कह उठा, अपने हाथ संभाल है। भट्टी के स्वर में गुर्राहट थी। खबरदार जो तूने मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की कोशिश की। कहते हुए भट्टी उसके पास जा पहुंचा। कार तुम लोग ठीक नहीं चला रहे थे। मैं सिखाऊंगा तुम लोगों को कि कार कैसे चलाई जाती है। साले मेरे दोस्त पर हाथ उठाया तूने। मैं तेरे को कोर्ट में खींचूंगा। तेरा वो हाल करूंगा कि याद करेगा। बुला पुलिस को। दादागिरी दिखाता है। अब तक राजू मिलावत उठ खड़ा हुआ था। उसके होंठों के कोनों से खून चमकने लगा। मारो हरामजादे को। राजू मिलावत ने खतरनाक स्वर में कहा। कुत्ते ने मेरा खून निकाल दिया। इतने में वहां लोग भी इकट्ठा होने लगे। मिलावत ने सकोलिया पर झपटना चाहा कि सकोलिया के गनमैन बीच में आ गए। मिलावट ठिठका, चेहरे पर भय के भाव लाया। फिर जैसे हिम्मत समेट कर बोला, देखा। मिलावत की आवाज जानबूझकर ऊंची होगी। साला बंदूकों से हमें डराता है। अभी अभी इसने कहा कि यह मुझे गोलियों से भून देगा। अरे कोई बुलाओ पुलिस को। पुलिस को बुलाओ। अभी कानून जिंदा है। इंसाफ मर नहीं गया। कोर्ट में जज से कहूंगा कि ये मुझे। राजू मिलावत गुस्से से बोलता जा रहा था। भट्टी भी जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था कि सकोलिया क्रोध में डूबता जाए। परंतु सकोलिया ने अपने पर काबू पा लिया था। उसने निगाह उठाकर आगे देखा। वॉल्ट वैन का दूर तक नामो निशान नहीं था। यह देखकर वो गहरी सांस लेकर रह गया। ये सब नजारा देखकर भीड़ बढ़ती जा रही थी। मिलावत और भट्टी मन ही मन खुश थे कि सारा मामला ठीक ठाक निपट गया है। वो वैन अकेली ही आगे गई है। उसके पीछे कोई नहीं जा सका। इस एक्सीडेंट की उन्हें चिंता नहीं थी। जो होगा देखा जाएगा। पुलिस बीच में आकर एक्सीडेंट का केस बनाती है तो भी परवाह नहीं। मामला रफा दफा होता है तो भी ठीक। तभी जिप्सी में सवार पुलिस वाले वहां आ पहुंचे। राजू मिलावत और मुकेश भट्टी राजन सिकोलिया के हाथ उठाने की बात को लेकर पुलिस वालों से जोर जोर से बात करने लगे। पुलिस वालों को वो जरा भी नहीं सुन रहे थे। सुनते भी क्यों। उन्हें तो कुछ वक्त बिताना था कि काफी हद तक बीत चुका था। राजन सिकोलिया के कार के पीछे बीबी दत्ता की कार थी। जब बीबी दत्ता ने एक्सीडेंट होते देखा तो सख्ती से होंठ भींच लिए। बहुत गलत मौके पर एक्सीडेंट हुआ था। उसने सोचा सिकोलिया मामला संभाल लेगा। एक आध मिनट में रास्ता साफ हो जाएगा। परंतु जब सकोलिया ने मिलावट पर हाथ उठाया और भट्टी बाहर आकर बोला तो बीबी दत्ता को समझते देर न लगी कि अब मामला निपटने में 10-20 मिनट तो अवश्य लग जाएंगे। चिल्लाता हुआ बीबी दत्ता बाहर निकला। परंतु उसी पल ठिठक गया। आगे जा रही वैन उसे कहीं दिन नजर नहीं आ रही थी। तो क्या एक्सीडेंट होने के बाद वैन रुकी नहीं। बीबी दत्ता फौरन समझ गया कि वक्त बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। सकोलिया के एक्सीडेंट से उसका कोई वास्ता नहीं है। वो जल्दी से कार में बैठा। कार स्टार्ट की और काफी भीड़ होने पर भी 2 मिनट की मेहनत के पश्चात उसने जैसे तैसे कार को भीड़ में से निकाला और सड़क पर दौड़ा दिया। कार ने स्पीड पकड़नी शुरू की ही थी कि फायर की तेज आवाज के साथ उसकी कार का टायर ब्रस्ट हो गया। कार जोरों से लड़खड़ाई और रुक गई। बीबी दत्ता चौंका। मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजी। वो फौरन समझ गया कि भारी गड़बड़ है। सबसे पहले तो उसके दिमाग में आया कि उन्हें रोकने की चेष्टा की जा रही है, कि वो वैन की सुरक्षा के लिए वैन के पीछे न जा सके। और इसी चेष्टा का एक हिस्सा राजन सकोलिया की कार का एक्सीडेंट होना था, जो जबरदस्ती किया गया था। बीबी दत्ता फौरन कार से बाहर निकला। हाथ में रिवॉल्वर चमक उठी। दत्ता की कार के टायर पर देवराज चौहान ने फायर करके टायर ब्रस्ट किया था। उसके साथ ही उसने फौरन अपनी जगह छोड़ दी थी और रिवॉल्वर वाला हाथ जेब में डाल लिया था। गर्म नाल का एहसास उसे टांग पर हुआ।
भीड़ हो जाने के कारण कोई न समझ पाया कि फायर कहां से हुआ था। अगर किसी ने देखा भी हो तो चुप्पी साध गया। ऐसे मौके पर कुछ बोलना कहना अपनी जान गंवाने जैसा होता है। रिवॉल्वर थामे दत्ता की खतरनाक निगाह हर तरफ घूमने लगी। कुछ कुछ उसे अंदाजा था कि गोली किस तरफ से आई है, परंतु अब वो फायर करने वाला वहीं पर तो खड़ा रहने से परंतु अब वो फायर करने वाला वहीं पर तो खड़ा होने से रहा। बीबी दत्ता की निगाह आखिरकार देवराज चौहान पर जा टिकी, जो कि भीड़ में ही तमाशबीन बनकर खड़ा था। उसे देखते ही फौरन पहचान गया कि वह देवराज चौहान है। कुछ ही घंटे पहले तो उसने अखबार की कटिंग वाली देवराज चौहान की तस्वीर देखी थी। दोनों की आंखें मिली, कई क्षणों तक मिली रही। देवराज चौहान मन ही मन सतर्क हो गया। बीबी दत्ता के देखने का अंदाज बता रहा था कि उसने उसे पहचान लिया है, जबकि देवराज चौहान की सोच यही थी कि दत्ता उसे नहीं पहचानता होगा। और फिर दत्ता रिवॉल्वर हाथ में थामे देवराज चौहान की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर देवराज चौहान की आंखों में मौत के सर्द भाव नाच उठे। अगला दृश्य। फायर की आवाज सुनते ही मुकेश भट्टी और राजू मिलावत के कान खड़े हो गए। इस मामले में गोली चलने की गुंजाइश ही कहां थी, परंतु चली, और किसी ने किसी पर चलाई। उन्हें समझते देर न लगी कि शिवराम उनके साथ लंबा खेल खेल गया है। वैन के पीछे आ रही सिक्योरिटी को रोकने के लिए उन्हें तो आगे कर दिया, और खुद शिवराम या उसके किसी दूसरे लोगों ने यहां खड़े रहकर जरूरत पड़ने पर वो सब कुछ किया। भट्टी और मिलावत ने खुद को खतरे में महसूस किया। दोनों इस बात को बखूबी महसूस कर चुके थे कि फायर हो जाने के पश्चात अब उनका एक्सीडेंट वाला ड्रामा चलने नहीं वाला। सब समझते चले जाएंगे कि ये सब कुछ उन्होंने उन्हें रोकने के लिए किया है। राजू मिलावत और मुकेश भट्टी की आंखें मिली। राजन सकोलिया ने दूर से ही सब कुछ देखा। गोली की आवाज और दत्ता की कार का टायर ब्रस्ट होते देखा। उसके मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। अब वो हालातों की तस्वीर को बखूबी समझ चुका था। अशोक सैनी भी तब तक उनके पास पहुंच चुका था। तुम वैन के पीछे जाओ, सकोलिया ने बेचैनी से अशोक सैनी से कहा। कोई फायदा नहीं, अशोक सैनी ने सिर हिलाया। वैन तो अब तक बहुत आगे निकल चुकी होगी। वैन रुकी क्यों नहीं, सकोलिया ने दांत भींचे कहा। वैन के रोकने का कोई मतलब ही नहीं था, और ना ही रास्ते में ड्राइवर को किसी स्थिति में भी वैन को रोकने का आदेश है। वो होटल में पहुंचकर ही रुकेगा, उससे पहले नहीं। अशोक सैनी के स्वर में व्याकुलता भर आई। और अगर रास्ते में वैन के साथ कोई गड़बड़ हुई तो? कैसी गड़बड़? वैन में से हीरे जवाहरात लूटने की? नहीं, ऐसी कोई बात संभव नहीं, अशोक सैनी ने बात काटकर कहा। वो वैन अपने आप में किसी सुरक्षित वॉल्ट से कम नहीं है। फिर जगत राम के भीतर होते हुए कोई चिंता नहीं। जगत राम? वैन का ड्राइवर, अशोक सैनी बोला। छोड़ो उस बात को। अब वैन हमारी पहुंच से बाहर हो चुकी है। अब उसे होटल में ही पकड़ा जा सकता है, और अगले 10 मिनट तक वो होटल पहुंच भी जाएगी। और वहां पर इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े पहले से ही मौजूद है। वो बखूबी वैन को संभाल लेगा। बेकार चिंता करने की जरूरत नहीं है। राजन सकोलिया का दरिंदगी से भरा चेहरा घूमा और निगाहें मिलावत और भट्टी पर जा टिकी। सैनी साहब, उन दोनों को कहर भरी निगाहों से देखता हुआ सकोलिया बोला, आप दत्ता को देखिए और मैं इन दोनों हरामजादों से निपटता हूं। अब ये कुत्ते भौंकेंगे कि किसके कहने पर इन्होंने जानबूझकर एक्सीडेंट किया है। ये काम यहां मत करो, सैनी बोला। क्यों? सकोलिया गिर्राया। मत भूलो कि इनके साथी भी कहीं करीब हैं, जिन्होंने दत्ता साहब के को वैन के पीछे जाने से रोका और कार का टायर ब्रस्ट किया। बेहतर होगा कि इन दोनों को अपने कब्जे में लेकर यहां से निकल चलो। आराम से पूछताछ की जाए तो ठीक रहेगा। यहाँ भीड़ भी बढ़ती जा रही है, अशोक सैनी ने गंभीर स्वर में कहा। फिर करीब ही मौजूद पुलिस वाले से बोला, इन दोनों को गिरफ्तार। अशोक सैनी अपने शब्द पूरे भी न कर सका। मिलावत और भट्टी समझ गए कि अब फंसे तो फिर ना बचेंगे। वो दोनों पलटे और अन्य अन्य दिशाओं में तीर की तरह भागे। भीड़ थी तो भीड़ में से रास्ता बनाते हुए दौड़ने लगे। एकाएक भगदड़ सी मच गई। कुछ लोग चीखे, पकड़ो उन्हें, सकोलिया गला फाड़कर चीखा। सकोलिया के गनमैन चीतों की भांति उनके पीछे भागे। पुलिस वाले भी उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े।
परंतु राजू मिलावत और मुकेश भट्टी ने जैसे कसम खा ली थी कि इन लोगों के हाथ नहीं आना है। अगला दृश्य, बीबी दत्ता रिवॉल्वर थामे देवराज चांद के ठीक सामने जाकर रुका। देवराज चांद की सर्द निगाहें बीबी दत्ता के चेहरे पर थी। आसपास की भीड़ दूर तक छिटकती चली गई। तुम देवराज चौहान हो? हाँ। बीबी दत्ता के चेहरे पर सख्ती फैल गई। कार के टायर पर गोली चलाकर उसे ब्रस्ट किया तुमने? दत्ता की आवाज में सख्ती थी। हाँ। देवराज चौहान का लहजा बेहद खतरनाक था। और रिवॉल्वर मेरी जेब में है, उंगली ट्रिगर पर है। 2 पलों में वो बाहर आ सकती है। 2 पल बहुत होते हैं, बीबी दत्ता ने दांत भींच कर कहा। हमें खबर थी कि तुम हीरे जवाहरातों को लूटने की फिराक में हो, लेकिन ये सब कैसे होगा हम नहीं जानते थे। बहरहाल, मुझे खुशी है कि अब तुम उन हीरे जवाहरातों को नहीं लूट सकोगे। वैन आगे जा चुकी है। इसके साथ ही दत्ता के रिवॉल्वर की नाल देवराज चौहान के पेट से जा सटी। अपने रिवॉल्वर निकालने की चेष्टा मत करना। देवराज चौहान मुस्कुराया। दत्ता, देवराज चौहान ने व्यंग से कहा, अब तक तो वैन पर मेरे आदमियों का कब्जा हो चुका होगा। बहुत जल्द तुम्हें खबर मिल जाएगी, अगर तुम जिंदा रहे तो। तुम मारोगे मुझे? बीबी दत्ता ने शब्दों को चबाकर कहा। नहीं, परंतु तुमने रिवॉल्वर मुझसे दूर नहीं की तो यहां मौजूद मेरे आदमी तुम्हें भून कर रख देंगे। देवराज चौहान की आवाज खतरनाक देवराज चौहान की आवाज में खतरनाक भाव उभरे। वो इतना अच्छा निशाना लगाते हैं कि अगर तुम मेरे गले से भी लगे होगे तो उनकी गोली तुम्हें लगेगी, मुझे नहीं। बीबी दत्ता के चेहरे पर बेचैनी उभरी। यही वो समय था जब मिलावत और भट्टी भागे थे। भगदड़ मची। दत्ता का ध्यान पल भर के लिए उस तरफ गया कि देवराज चौहान ने बिजली की तेजी से उसकी रिवॉल्वर वाली कलाई को पकड़कर सख्ती के साथ नीचे की तरफ किया और जेब से रिवॉल्वर वाला हाथ निकालकर दत्ता की कमर से जा लगाया। सब कुछ क्षण भर में हो गया। दत्ता जैसा इंसान भी हक्का बक्का रह गया। उसने कलाई पकड़ से आजाद करवानी चाहिए, परंतु सफल नहीं हो सका। बेकार है दत्ता। देवराज चांद के होंठों से कुर्राहट निकली। ये मेरी पकड़ है। तुम रिवॉल्वर वाली कलाई को हिला भी नहीं सकते। रिवॉल्वर को उंगलियों से आजाद करो और उसे नीचे गिर जाने दो। देवराज चांद का कहना मानने के अलावा दत्ता के पास और कोई चारा भी नहीं था। दत्ता की उंगलियों की पकड़ ढीली की हुई तो रिवॉल्वर फिसलकर नीचे जा गिरी। राजन सिकोलिया और अशोक सैनी ने यह दृश्य देखा तो वो रिवॉल्वर निकालकर उनकी तरफ लप गए। पुलिस वाले और सिकोलिया के कमांडोज मिलावत और भट्टी के पीछे यहां से दूर जा चुके थे। 2-3 कदम पहले ही सिकोलिया और सैनी रिवॉल्वर थामे खड़े हो गए। उनके सामने सबसे बड़ी व्यवस्था यह थी कि देवराज चौहान की रिवॉल्वर दत्ता की कमर से सटी हुई थी। अगर वो कुछ करते हैं तो दत्ता की जान को पूरा पूरा खतरा है। देवराज चौहान ने सकोलिया और अशोक सैनी पर निगाह मारी। सकोलिया को ठीक सामने पाकर देवराज चौहान का मन कर रहा था कि उसकी खोपड़ी उड़ा दे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अपनी सोचों पर काबू पा लिया उसने। खामखा किसी की जान लेने के हक में वो नहीं था, परंतु वो इस बात को भूल नहीं पा रहा था कि जवाहर सिंघानिया के इन्हीं अरबों के हीरे जवाहरातों की डकैती वो डाल चुका था, सफल हो चुका था। परंतु जब वो इन हीरे जवाहरातों को लेकर जा रहा था तो सकोलिया ने उसे शेर की मानंद टक्कर लेकर अरबों के हीरे जवाहरातों को छीन कर उसकी डकैती को सफल कर दिया था। तब वो खुद कठिनाई से ही बच पाया था और इन सब के एवज में डकैती में उसके साथी जगमोहन और राणा अभी भी जैसलमेर के नर्सिंग होम में थे। राणा घायल था और जगमोहन उसकी देखरेख के लिए वहां मौजूद था। अब तक राजन सकोलिया ने कब का देवराज चौहान को पहचान लिया होता अगर जैसलमेर में सिंघानिया के महल में सकोलिया से टकराव के साथ उसने अपना चेहरा न ढांप रखा होता। सकोलिया आज तक नहीं जान पाया था कि डकैती करने वाला शख्स कौन था। इन सब बातों कुछ मत करना। उन्हें देखते ही बीबी दत्ता फौरन कह उठा, इसके साथी यहाँ मौजूद हैं और हम तीनों ही खुले में हैं। उनका निशाना बन सकते हैं। आराम से खड़े रहो। देवराज चौहान के चेहरे पर बेहद खतरनाक मुस्कान उभरी। और जब सकोलिया से देवराज चौहान की आंखें टकराई तो सकोलिया की आंखें सिकुड़ती चली गई।
उसे लगा उसने इन आंखों को पहले देखा है। कहाँ? कब? ये समझ नहीं पाया वो। इस बात के लिए उसने अपने मस्तिष्क पर जोर दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दत्ता, देवराज चौहान बोला, मैंने यूं ही कहा था। मेरा कोई आदमी यहां नहीं है। क्या? दत्ता चौंका। हाँ, मैं अकेला ही हूं, देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। दत्ता हक्का बक्का सा देवराज चौहान को देखता रह गया। और वो दोनों तो तुम्हारे साथी थे जिन्होंने एक्सीडेंट करके हमें रोका? वो साथी थे भी और नहीं भी। काम वो मेरा ही कर रहे थे, परंतु उनसे काम करवाने वाला कोई और है। ओह, हीरे जवाहरात? बेकार की बातें। देवराज चौहान के शब्द पूरे होने से पहले ही राजन सकोलिया के होंठों से हैरानी भरा स्वर निकला। तुम? देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़ कर राजन को सकोलिया को देखा। मैंने तुम्हारी आवाज से तुम्हें पहचान लिया है। सकोलिया का स्वर सख्त होता जा रहा था। तुम्हारी आंखों से ही मुझे लग रहा था कि ये आंखें मैं कहीं देख चुका हूं। चेहरे पर कपड़ा बांध कर तुम तब तो मुझसे छिप गए, परंतु अब नहीं छिप सके। तुम्ही ने जैसलमेर में सिंघानिया महल में डकैती की थी और हाँ, मैं ही था वो। देवराज चौहान की आवाज में क्रूरता भर आई। लेकिन मैंने तुम्हें सफल नहीं होने दिया, सकोलिया खतरनाक स्वर में गुर्राया। मानता हूं, अगर मैं चंद कदमों का रास्ता और पार कर जाता तो तुम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन तुम मेरी आशा से कहीं तेज निकले, इसलिए मैं असफल हो गया। तुम्हारा नाम मनसाराम नहीं हो सकता। कौन हो तुम? सकोलिया गुर्राया। देवराज चौहान। देवराज चौहान? नहीं जानते तो मेरे जाने के बाद ये लोग तुम्हें ये बता देंगे, देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा। तब तो तुमने मुझे सफल नहीं होने दिया था, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब तक वैन पर मेरे साथियों का कब्जा हो चुका होगा। वही हीरे जवाहरात अब मेरे कब्जे में हैं। राजन सकोलिया ने दांत किटकिटाए। ये नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में तो ये हो ही चुका है, देवराज चौहान ने क्रूरता से कहा। तभी अशोक सैनी ने गंभीरता से सिर हिलाया। वैन पर कब्जा कर लेने पर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, देवराज चौहान। देवराज चौहान ने सैनी को देखा। जब तक भीतर वाला न चाहे, वो उस वैन को कोई भी खोल नहीं सकता। उसमें मौजूद चीज को वो हासिल नहीं कर सकता, जैसे कि तुम उन हीरे जवाहरातों को हासिल नहीं कर पाओगे। देवराज चौहान के होंठों पर बेहद खतरनाक मुस्कान उभरी। एक बार वैन हाथ में आ जाने के पश्चात उसे छोड़ने से तो हम रहे, जब तक कि उसमें से मौजूद अरबों के हीरे जवाहरात हम हासिल नहीं कर लेते। इसलिए इस बारे में तुम निश्चिंत रहो। देर सवेर में जैसे तैसे भी मैं वैन से ही अरबों के हीरे जवाहरातों को हासिल करके ही रहूंगा। राजन सकोलिया अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, देवराज चौहान, राजन सकोलिया ने गंभीर स्वर में कहा। जैसलमेर में मैंने जिस तरह तुम्हारे हाथों से अरबों के हीरे जवाहरात छीने थे, उन्हें देखते हुए दोबारा तो तुम्हारी हिम्मत भी नहीं पड़नी चाहिए थी कि तुम इन हीरे जवाहरातों को लूटने की सोचते। लेकिन जितनी जल्दी तुम फिर हरकत में आ गए, उसी से तुम्हारी हौसला बुलंदी जाहिर होती है। लेकिन मैं तुम्हें कभी भी इन हीरे जवाहरातों की डकैती में कामयाब नहीं होने दूंगा। मुझसे टक्कर मत लो सकोलिया, चुनौती मत दो, देवराज चांद खतरनाक स्वर में गुर्राया, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। तुम मेरे निशाने पर हो और मैं कभी भी तुम्हें शूट कर सकता हूं। तुम्हें जो करना हो करते रहना, परंतु मेरे सामने मुंह फाड़ने की जरूरत नहीं है। अब इस मामले को तुम जैसलमेर वाला मामला मत समझना। अपनी नाजुक स्थिति का एहसास करके सकोलिया होंठ भींच कर रह गया। तुम दोनों रिवॉल्वरों को दूर फेंक दो, देवराज चांद ने सकोलिया और सैनी से कहा। उनके पास देवराज चांद की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोनों ने रिवॉल्वरों को दूर उछाल दिया। अशोक सैनी तो चेहरे से काफी हद तक शांत नजर आ रहा था। उसकी वजह यही होगी कि उसे पूरा विश्वास होगा वैन को कोई भी खोल नहीं पाएगा। जगत राम को वो जानता था कि वो वैन को कभी नहीं खोलेगा और आखिरकार अरबों के हीरे जवाहरात सुरक्षित ही रहेंगे।
देवराज चांद खामखा की मेहनत ही कर रहा है। और राजन सिकोलिया तो दरिंदगी से भरी निगाहों से देवराज चौहान को देखे जा रहा था। मैं किसी की भी जान लेने के हक में नहीं हूं, देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा। और मुझे मजबूर भी मत करना कि मैं रिवॉल्वर का इस्तेमाल करूं। चलो बीबी दत्ता साहब। कहाँ? दत्ता के होठों से निकला। यहां से जरा सी दूर, वहां मेरी कार खड़ी है, देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। दत्ता की आड़ लिए देवराज चौहान अपनी कार के पास पहुंचा। उसने दत्ता को इस तरह कवर कर रखा था, अगर कोई फायर करे तो वो दत्ता को ही लगे। परंतु कोई फायर नहीं हुआ। रिवॉल्वर थामे देवराज चौहान अपनी कार में बैठा। दत्ता पास में ही खड़ा रहा। वो चाहकर भी देवराज चौहान को कुछ नहीं कह पा रहा था। उसे डर था कि कहीं उसकी किसी बात पर नाराज होकर देवराज चौहान उसे शूट न कर दे। दत्ता वहीं खड़ा रहा। देवराज चौहान की कार तेजी से आगे बढ़ गई। एकाएक दत्ता के चेहरे पर परेशानी और चिंता घर करने लगी। उसका मस्तिष्क सुरेश कोहली की तरफ चला गया, जो वैन ड्राइवर जगत राम के साथ वैन की बगल में बैठा था। अगला दृश्य। भागता भागता राजू मिलावत एक पतली गली में दीवार के साथ जा चिपका और आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। पिछले 35 मिनट से वो लगातार दौड़ता जा रहा था। उसके पीछे सकोलिया के कमांडोज और पुलिस वाले हाथ धोकर पड़े थे। वो किसी कीमत पर भी उसे निकलने नहीं देना चाहते थे, और राजू मिलावत किसी कीमत पर उनके हाथ पड़ना नहीं चाहता था। राजू को अब पूरा विश्वास था कि वो उन लोगों को पीछे छोड़ा है। उनकी आंखों में धूल झोंक दी है, कठिनता से खुद को बचा पाया है। अब उसे लग रहा था कि शिवराम ने जो काम उन्हें सौंपा था वो मामूली काम नहीं था, खतरनाक काम था। शिवराम ने उन्हें अंधेरे में रखा। वो जल्द से जल्द भट्टी से मिलकर इस मुद्दे पर बात करना चाहता था। मिलावत को शिवराम पर क्रोध आ रहा था। शिवराम बेशक दादा ही सही, परंतु इस धोखेबाजी पर उसे छोड़ने वाला नहीं था वो। अगर वो स्पष्ट बता देता कि इस काम में खतरा ज्यादा है, तो वो खुद को बचाते हुए हर काम कर गुजरते। कम से कम पहले से ही उन्हें खतरे के प्रति एहसास होता। तो शिवराम ने उन्हें कुएं में छलांग लगाने के लिए कह दिया कि भीतर ठंडा पानी है, जबकि कुएं में आग जल रही थी। राजू मिलावत ने आंखें खोली। यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं था। वो लोग उसे तलाश करते हुए इस गली में भी झांक सकते थे। वो वहां से हिला और सावधानी से गली के किनारे की तरफ बढ़ा, परंतु अगले ही पल हल्की सी आहट सुनकर ठिठक गया। पलटा और देखा। राजू मिलावत के होश उड़ गए। गली के किनारे पर राजन सकोलिया के दो कमांडोज मौजूद थे, तनी हुई गने तनी हुई गनों के साथ। राजू मिलावत फौरन सीधा हुआ वहां से भागने के लिए, परंतु 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि गली के दूसरे सिरे पर पुलिस वालों ने भीतर प्रवेश किया था। वो समझ गया कि अब बचने के सब रास्ते खत्म हैं। उसकी आंखों के सामने पुलिस और जेल घूमने लगी, जबकि खास उसने कुछ किया नहीं था, मात्र एक्सीडेंट ही किया था। परंतु इस बात का भी उसे एहसास था कि उनके द्वारा किया गया छोटा सा एक्सीडेंट शिवराम की खतरनाक योजना का छोटा सा हिस्सा ही था, और पुलिस वाले अदालत में आसानी से उसे शिवराम का साथी साबित कर देंगे। जबकि उसे नहीं मालूम था कि शिवराम कैसा खतरनाक काम कर रहा था। उसकी बात तो कोई भी नहीं सुनेगा कि सिर्फ 10,000 लेकर उसने और भट्टी ने मात्र एक्सीडेंट किया। क्यों करवाया है एक्सीडेंट, चक्कर क्या है, उनका किसी से कोई वास्ता नहीं। आंखों में खौफ के साए उभर आए मिलावत के। कभी कमांडोज को देखता तो कभी पुलिस वालों को। अब तुम भाग नहीं सकते। सबसे आगे मौजूद सब इंस्पेक्टर ने मिलावत की तरफ रिवॉल्वर तानी हुई थी। खुद को हमारे हवाले कर दो, हाथ ऊपर उठाओ। राजू मिलावत ने फौरन हाथ ऊपर उठा दिए। सकोलिया के कमांडोज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। पुलिस वाले मिलावत के करीब ही थे। मिलावत घबराया हुआ तो था ही। बचने का कोई और रास्ता ना पाकर हड़बड़ाकर उसने सब इंस्पेक्टर के हाथ में थमे रिवॉल्वर पर हाथ डाल दिया। इस हरकत की आशा कोई भी नहीं कर सकता था। सब इंस्पेक्टर के हाथ से रिवॉल्वर निकलकर राजू मिलावत के हाथ में आ गई, परंतु वो रिवॉल्वर का इस्तेमाल नहीं कर पाया। रिवॉल्वर ठीक से पकड़ भी नहीं पाया था। सकोलिया के कमांडोज की गनों के मुंह खुल गए। जाने कितने छेदों ने राजू मिलावत के जिस्म में घर बना लिया था। उसके नीचे गिरते ही उसकी उस पतली गली का फर्श लाल हो गया था।
अगला दृश्य। मुकेश भट्टी किस्मत का धनी निकला। उसके पीछे 3 कमांडोज और 2 पुलिस वाले आगे थे। भट्टी को इस बात की पूरी तरह एहसास था कि ज्यादा देर वो इन लोगों से खुद को नहीं बचा पाएगा। वो 5 थे, उन सबके पास हथियार थे और वो खुली सड़क पर भाग रहा था। वो भी निडर था। ये सारा नजारा देखकर सामने से आता कोई भी हीरो उसे पकड़ने की चेष्टा कर सकता था। यानी कि खेल खत्म। मुकेश भट्टी ने भागते भागते सड़कों के साथ लगी 2-3 गलियां पार की। खुली सड़क पर आया तो एक तरफ से सड़क पर से ट्रक गुजरता नजर आया। भट्टी ने क्षण भर में ही फैसला किया कि अगर अपनी इस कोशिश में कामयाब न हो पाया तो नीचे गिरेगा, और फिर जब दोबारा उठकर भागने की कोशिश में होगा तो पीछे वालों के कब्जे में आ जाएगा। परंतु मुकेश भट्टी फैसला ले चुका था। वो तेजी से आगे बढ़ा। भट्टी ने भगवान का नाम लिया और खतरनाक छलांग लगा दी। वो खुद नहीं समझ पाया कि कैसे अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया। ट्रक के साइड में लटक रहा लोहे का मोटा संगल उसके हाथ में आ गया था। भट्टी के जिस्म को तीव्र झटका लगा। 2 बार उसके जूते खतरनाक ढंग से सड़क पर रगड़ गए, परंतु वह जरा भी जख्मी नहीं हुआ। ट्रक के साथ हवा में लहराकर दूर होता चला गया। उसके पीछे आ रहे गनमैनों ने और पुलिस वालों ने उसे ट्रक के साथ इस तरह लटकते हुए देखा भी नहीं। उसने दोनों हाथों से संगल थाम लिया था। करीब 2 किलोमीटर आगे जाने पर लाल बत्ती पर ट्रक रुका। मुकेश भट्टी ने फौरन संगल छोड़ा और सीधा खड़ा होकर सामान्य गति से चलता हुआ सड़क का फुटपाथ पार कर दूसरी दिशा में आ गया। उसी समय किसी सवारी को उतारने के लिए बस धीमी हुई तो भट्टी फौरन उस बस में सवार हो गया। अब मुकेश भट्टी को पूरा विश्वास था कि वो सुरक्षित है। वक्ती तौर पर वो सुरक्षित है। अगर उसने सावधानी से काम नहीं लिया तो जल्दी ही पुलिस के फंदे में होगा। वापस अपने ठिकाने पर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जिस कार से उसने एक्सीडेंट किया था वो किराए की थी। पुलिस आसानी से उस कार के सहारे उनके ठिकाने तक पहुंच सकती थी। आखिरकार भट्टी घटिया से होटल में जा ठहरा। शिवराम के 10,000 रुपयों में से 5,000 उसकी जेब में थे। खर्चे की कोई चिंता नहीं थी। फिर उसका ध्यान राजू मिलावत की तरफ गया। उसे पूरा विश्वास था कि राजू भी उसकी तरह बच निकला होगा। फिर वो शिवराम को अपनी सोचों में ले आया कि उसने कहां और कैसे धोखेबाजी की है। शिवराम पहले ही उन्हें बता देता कि खतरा ज्यादा है तो वो वैसा ही इंतजाम करते। काम भी हो जाता और वो खतरे में भी ना पड़ते। भट्टी सोचने लगा। साथ ही उसकी आंखों के सामने वो नीले रंग की वैन घूम रही थी, जिस पर प्राइवेट रॉयल वॉल्ट लिखा पड़ा था उसने। अगला दृश्य। फाटक पार होते समय सुरेश कोहली वैन के भीतर सीट पर आराम से बैठा था, परंतु उसी समय वैन ड्राइव करते जगत राम की आंखें सिकुड़ी। उसके कानों में टक्कर होने की तेज आवाज पड़ी थी। जगत राम ने बैक मिरर में देखा, जहां पीछे आ रही सकोलिया की कार किसी दूसरी कार से भिड़ी दिखाई दी थी। जगत राम के होंठ भी सिकुड़ गए। जगत राम ने वैन धीमे करने की जरा भी चेष्टा नहीं की। करीब आधा किलोमीटर तक जगत राम ने बैक मिरर पर खास तौर से निगाह रखी, परंतु पीछे अब उसे सिक्योरिटी के तौर पर कोई भी वाहन आता नजर नहीं आ रहा था। जगत राम के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। इसमें कोई शक नहीं था कि सिंघानिया के कमांडोज राजन सकोलिया की कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो तो उसकी वैन के पीछे आने की स्थिति में ही नहीं था, परंतु साथ में आने वाले जो दूसरे थे वो पीछे क्यों नहीं आए। मन ही मन जगत राम सतर्क हो गया। उसने बगल में सुरेश कोहली पर निगाह मारी। कोहली हर बात से अनजान था। पीछे जवाहर सिंघानिया के कमांडोज की कार का एक्सीडेंट हो गया है। जगत राम का स्वर एकदम शांत था। क्या? सुरेश कोहली ने चौंक कर उसे देखा। क्या कह रहे हो? जगत राम कुछ नहीं बोला। पक्का कह रहे हो? हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक्सीडेंट तो सिंघानिया के कमांडोज की कार का हुआ है, परंतु पीछे कोई भी नहीं आ रहा, जबकि दूसरों को तो आ जाना चाहिए था। सुरेश कोहली के चेहरे पर संदेह के भाव उभरे। तुम्हें कैसे पता ये बात? वैन का मिरर मुझे पीछे का सब कुछ दिखा रहा है, जगत राम ने शांत स्वर में कहा। ओह, कार रोको। क्यों? मालूम तो हो कि पीछे क्या हुआ है, वो लोग क्यों नहीं आ रहे? सुरेश कोहली बोला। जगत राम ने कोहली पर निगाह मारकर नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। नहीं, वैन नहीं रुकेगी। क्यों?
वैन को रोकने का कोई मतलब ही नहीं है और ना ही किसी स्थिति में वैन को रोकने का मुझे आदेश है। होटल से पहले मुझे वैन रोकने का कोई आदेश नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सुरेश कोहली की आवाज में उखड़ेपन के भाव थे। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए। जगत राम की आवाज में तीखापन आ गया था। तुम भूल रहे हो कि मैं उनकी सुरक्षा नहीं कर रहा, वो लोग वैन की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर वो वैन को अपनी निगाह में रख पाने में कामयाब नहीं रहे तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? उनके लिए वैन को क्यों रोकूं? सुरेश कोहली एकाएक कुछ नहीं कह सका। जगत राम ने कोहली को देखा, फिर शांत लहजे से कह उठा, हो सकता है कोई वैन पर हाथ मारने की फिराक में हो, इसी कारण उसने एक्सीडेंट किया हो कि ये सब देखकर हम रुकें और वो आगे कुछ करे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। सुरेश कोहली ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने तो सुना था कि ये वैन आर्म्स प्रूफ, बुलेट प्रूफ है, इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ठीक कह रहे हो, लेकिन ये बात कहकर तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर वैन सुरक्षित है तो रोककर मामला देख लेते हैं कि। जगत राम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान फैली। लेकिन मैं इस बात बेकार की बात की जरूरत नहीं समझता। अजीब आदमी हो तुम। आदमी तो मैं तुम जैसे ही हूं, लेकिन मेरी ड्यूटी है कि। ऐसा कभी हुआ है कि तुम कीमती सामान वैन में ले जा रहे हो और उसे किसी ने लूटने की कोशिश की हो? सुरेश कोहली ने प्रश्न भरी निगाहों से जगत राम को देखा। हाँ, जगत राम ने सिर हिलाया। 5-7 बार ऐसा हुआ है। फिर क्या हुआ? होना क्या है? जगत राम ने लापरवाही से कहा। इस वैन से कोई नहीं जीत सकता, कोई भी कामयाब नहीं हो सका। एक बार 3 को तो मैंने ही गोलियों से उड़ा दिया था। सुरेश कोहली ने सिर हिलाया, फिर बोला, देखना पीछे कोई आ रहा है कि नहीं। जगत राम ने बैक मिरर में देखा और कहा, नहीं, कोई नहीं आ रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग फाटक से आगे ही नहीं आए। सुरेश कोहली की गंभीर निगाहें जगत राम पर जा टिकी। इसका मतलब रेलवे फाटक पर अवश्य कोई खास घटना हुई है। जाहिर है, तभी तो फाटक पार करके कोई आ नहीं रहा वैन के पीछे। हमें सावधान रहना चाहिए। सुरेश कोहली की आवाज में बेचैनी सी उभरी। जगत राम अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। तुम्हारे बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ड्यूटी के दौरान हमेशा सावधान ही रहता हूँ। सुरेश कोहली ने सुरेश कोहली ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हारा क्या ख्याल है, होटल तक पहुंचने में हमें कितनी देर और लगेगी? 20 या 25 मिनट। जगत राम बेहद शांत भाव से वैन ड्राइव किए जा रहा था। अगला दृश्य। सुंदरलाल का दिल इस तरह उछला कि क्षण भर उसे ऐसा लगा कि वह मुंह के रास्ते उछलकर बाहर आ जाएगा। उसकी फैली निगाहें कुछ दूरी पर आ रही नीली वैन पर जा टिकी। सुंदरलाल के मस्तिष्क को झटका लगा। ट्रक ड्राइविंग सीट पर बैठे बैठे वो फौरन सीधा हुआ। उसके हाथ पांव तेजी से हिले और स्टार्ट हुआ ट्रक धीरे धीरे आगे सरकने लगा। सुंदरलाल का दिल जोरों से उछल रहा था। रह रह कर वो सूखे होंठों पर जीभ फेर रहा था। लंबे इंतजार के बाद वो वक्त आ पहुंचा था जिसकी चाह में वो सूखा सा बैठा था। ट्रक के साथ सुंदरलाल कुछ ही आगे बढ़ा था कि वैन ट्रक के बगल से निकलकर आगे बढ़ती चली गई। प्राइवेट रॉयल वॉल्ट, वैन की बॉडी पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था। सुंदरलाल ने पुनः सूखे होंठों पर जीभ फेरी। दिल जोरों से धड़काकर फिर कई बार उछला। इन सब बातों के पीछे मात्र एक यही वजह थी कि सुंदरलाल जानता था वैन में अरबों का माल है जिस पर वो झपटने जा रहे थे। सुंदरलाल ट्रक की स्पीड बढ़ा चुका था। अब किसी खतरनाक शिकारी की तरह उसकी आंखें सामने जा रही थी वैन पर। वैन में और ट्रक में सिर्फ 60-70 गज का फासला था। वैन सीमित गति से आगे बढ़ रही थी। सुंदरलाल इस बारे में पूरी तरह सतर्क था कि फासला ज्यादा ना बढ़े। अगला दृश्य। वैन ड्राइव करते करते जगत राम की आंखें सिकुड़ गईं, फिर होंठ सिकुड़े। उसकी निगाह बैक मिरर पर थी जहां से उसे पीछे आता ट्रक दिखाई दे रहा था। जगत राम ने अच्छी तरह देखा था कि यह ट्रक सड़क के किनारे खड़ा था और वैन के गुजरते ही ट्रक वैन के पीछे आना शुरू हो गया। और अब ट्रक ना तो आगे जा रहा था ना ही पीछे रह रहा था, बल्कि मुनासिब फासला रखे वैन के पीछे आ रहा था।
जगत राम ने अपने संदेह का निराकरण करने के लिए वैन की गति धीमी की। उसी पल पीछे आ रहे ट्रक की गति भी धीमी होती गई। उसने वैन की गति को पहले जैसा किया तो ट्रक की गति भी तेज हो गई। जगत राम का चेहरा सख्त हो गया। अब इस बात में कोई भी शक नहीं रहा कि ट्रक उसकी वैन के पीछे है। रेलवे फाटक पर एक्सीडेंट करके वैन के साथ आ रहे सिक्योरिटी वालों को वहीं रोका गया, और जब वैन अकेली रह गई तो यह ट्रक वैन के पीछे लग गया। जगत राम के मस्तिष्क में यह विचार कौन था? जगत राम ने सुरेश कोहली पर निगाह मारी। जाने किन सोचों में डूबा कोहली वैन से बाहर निगाहें घुमा रहा था। सैनी साहब ने आपका क्या नाम बताया था? एकाएक जगत राम बोला। मेरा नाम सुरेश है, सुरेश कोहली। कोहली ने जगत राम को देखा। जगत राम ने सिर हिलाया। सुरेश कोहली साहब, कुछ लोग वैन को घेरने की चेष्टा कर रहे हैं। सुरेश कोहली हैरानी से उछल पड़ा। क्या कह रहे हो? रेलवे फाटक पर वैन से सिक्योरिटी वालों को अलग किया गया और अब एक ट्रक वैन के पीछे लग चुका है। मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ लोग वैन पर हाथ डालने की फिराक में हैं। आगे कहीं भी वो मौजूद होंगे और वैन को घेरने की, अपने कब्जे में लेने की पूरी चेष्टा करेंगे। जगत राम ने सख्त स्वर में कहा। सुरेश कोहली ने अजीब निगाहों से जगत राम को देखा। तुम बहुत दूर की सोच रहे हो। अगर तुम मुझे वैन ड्राइवर समझ रहे हो तो गलत समझ रहे हो। क्या मतलब? मतलब यह है कि मेरा दिमाग तुमसे कहीं ज्यादा तेज चलता है। जितनी तनख्वाह तुम लेते हो शायद मैं उससे 3 या 4 गुना ज्यादा लेता हूँ। तो आना निशाना मालूम नहीं कैसा है, परंतु मैं इंसान की आंख तक का निशाना दौड़ते हुए ले सकता हूँ। निशानेबाजी में मैं एक बारी गोल्ड मेडल हासिल कर चुका हूँ। मेरे घर जाकर देखोगे तो पता लग जाएगा। ऐसा लगेगा किसी रईस के घर पर आ गए हो। मुझे अगर शहर के बाहर कहीं जाना होता है तो मेरे मालिक ट्रेन के टिकट के साथ साथ होटल का और खाने पीने का पूरा खर्चा देते हैं। बेशक वो मेरा जाति काम हो या ऑफिशियली, इस्तेमाल के लिए 24 घंटे के लिए कार मुझे हासिल है। जवाब में सुरेश कोहली सिर हिलाकर रह गया। जगत राम ने कोहली पर निगाह मारी। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारे साथी मुझे कब और कहां पर घेरेंगे? क्या? सुरेश उछल पड़ा। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुमने इस तरह अपना मुंह फाड़ लिया? तुम्हारा मतलब कि अगर वैन के बाहर कुछ हो रहा है तो मुझे उसकी जानकारी है? होनी तो चाहिए, क्योंकि लूट की योजना के तहत ही तुम वैन के भीतर बैठे हो, ताकि वक्त आने पर मुझे शूट कर सको या मुझ पर काबू पा सको। जगत राम ने सामान्य लहजे में कहा। सुरेश कोहली दांत भींचकर जगत राम को देखता रहा। जगत राम, हाँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, परंतु तुम्हारी बातें मुझे मजबूर कर रही हैं कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूं, या फिर जैसा कि तुम कह रहे हो मैं तुम्हें गोली से उड़ा दूं। मतलब कि तुम कहना चाहते हो कि बाहर जो हो रहा है उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं? सुरेश कोहली ने दांत किटकिटाए, खा जाने वाली निगाहों से उसे देखता रहा। बोला कुछ नहीं। जगत राम ने गहरी निगाहों से उसे देखा और अगले पल समझ गया कि उसका ख्याल गलत है। कम से कम यह आदमी गलत नहीं है। जगत राम पुनः सामने देखने लगा। शायद मुझे गलती हुई है। तुम गलत आदमी नहीं हो, जगत राम बोला। सुरेश कोहली ने क्रोध भरी निगाहों से उसे देखा, फिर होंठों ही होंठों में जाने क्या बड़बड़ाया। जगत राम ने बैक मिरर पर निगाह मारी। ट्रक मुनासिब फासला रखे पीछे आता दिखाई दिया। अब करना क्या है? एकाएक सुरेश कोहली अपने क्रोध पर काबू पाकर पीछे पूछ बैठा। पीछे आ रहे ट्रक के बारे में पूछ रहे हो? हाँ। उसके बारे में मत सोचो, मस्त रहो। वो लोग बेकार में अपना समय खराब कर रहे हैं। क्या मतलब? देखते रहो, मतलब भी समझ में आ जाएगा, जगत राम ने सख्त स्वर में कहा। जगत राम, सुरेश कोहली फौरन बोला, अगर कुछ लोग वास्तव में वैन को लूटने की फिराक में हैं तो उन्हें यह भी मालूम होगा कि हमने किस रास्ते से गुजरना है, और उसी रास्ते में उन्होंने घेराबंदी का प्रोग्राम बनाया होगा। इसलिए हमारे हक में बेहतर यही है कि हम रास्ता बदल कर होटल पहुंचे।
हमारे रास्ता बदलने से वो लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे और सब ठीक हो रहेगा। जगत राम ने जहरीली मुस्कान के साथ सुरेश कोहली को देखा। हमारे रास्ता ना बदलने पर भी वो लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। सुरेश कोहली के चेहरे पर कठोरता के भाव उभरे। जगत राम, तुम शायद इस बात से वाकिफ नहीं हो कि कौन इंसान इन हीरो जवाहरातों को लूटने की फिराक में है। अच्छा, कौन है? देवराज चौहान। देवराज चौहान? जगत राम ने बेहद धीमे अंदाज में सिर हिलाया। दो चार बार नाम सुन रखा है ये, लेकिन तुम्हारा ये देवराज चौहान इस बार ही कुछ नहीं कर पाएगा। वो पूरी तरह से नाकामयाब होगा। सुरेश कोहली ने खींच भरी निगाहों से जगत राम को देखा। ठीक है, मैंने तुम्हारी हर बात मानी कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब तुम मेरी बात भी मान लो। तयशुदा रास्ते से आगे मत बढ़ो, वहां कोई गड़बड़ हो सकती है। रास्ता बदल लो। तुम्हारी इस बात में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम, जगत राम ने कहना चाहा। मेरी बात मान लो जगत राम, सुरेश कोहली बोला। मैं तो, तुम अपने काम से मतलब रखो। मैं बखूबी जानता हूं कि मुझे अपनी ड्यूटी कैसे देनी है। एकाएक जगत राम ने शुष्क स्वर में कहा। मुझे ना तो सलाह की जरूरत है और ना ही मुझे सलाह देने की कोशिश करो। सुरेश कोहली होंठ भींच कर रह गया। जगत राम ने बैक मिरर पर निगाह मारी तो उसका चेहरा पुनः सख्त होता चला गया। ट्रक साए की तरह ट्रक साए के समान पीछे वैन के पीछे था। चलिए दोस्तों, इस एपिसोड को यहीं रोकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग काफी व्याकुलता से इस एपिसोड का इंतजार कर रहे थे और मुझे जरा देर लगी इस एपिसोड को तैयार करने में। उसके कुछ मूलभूत कारण हैं और यहां तक सुन लेने के बाद मैं चाहता हूं कि आप आगे की बात भी ध्यान से सुनिएगा जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि ये हमारे चैनल का आखिरी वीडियो हो। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला, सबसे पहला कारण ये कि इस चैनल को ना दोस्तों, मैंने अपने रिस्क पर चलवाया था। मुख्य प्रेरणा मेरी ही थी, हालांकि हम दो लोग थे। उसमें केवल मेरा ये स्वार्थ छुपा हुआ था कि चलो कहानियां हम भी नई नई पढ़ेंगे। और जैसा कि आप में से कोई भी आदमी एवं अपनी डींग हाँकने के लिए भले कह दे कि मैंने ये कहानियां पढ़ी थी, पढ़ी होंगी बहुत पहले, लेकिन जो कहानियां मैंने पेश की हैं, विशेष तौर पर देवराज चाहन की, वो कहीं और उपलब्ध नहीं है। कम से कम किसी ढंग की आवाज में तो नहीं है। हाँ, मान लीजिए मैं दम्भ के साथ ही कह रहा हूँ, लेकिन कह रहा हूँ क्योंकि इस बात में तथ्य है। खैर, तो मेन कारण हमारा यही था कि हम नई कहानियां लेकर आएंगे। चैनल हमने स्टार्ट किया, बहुत से लोग चैनल के साथ जुड़े, किंतु मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग भी जुड़ गए हैं जिन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों से कुछ सीखा नहीं है और वो यदा कदा आकर इधर उधर के कमेंट्स देते रहते हैं और जो भी उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों से सीखा है उसका प्रदर्शन करते हैं। मैं उनके स्तर पर उतरकर उसका उत्तर दूं, उसको कोई फायदा नहीं है। तो इसका सीधा सीधा जो रास्ता निकाला है वो ये है कि कमेंट लिखने को ही बंद कर दिया जाए, या फिर केवल उन्हीं मित्रों के लिए कमेंट खोला जाए जो मित्र कमेंट करना चाहते हैं। ठीक है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि
जब हमने ये चेष्टा की कि हम वो कहानियां जो कहीं और नहीं है वो लेकर आएंगे, तो हमने इसके ऊपर थोड़ा ठीक ठाक पैसा खर्च किया। अ, हमारे पास जितने भी सीमित संसाधन थे, मैंने आप लोगों को एक दिन बताया भी था कि किसी भी कहानी को पेश करने के लिए समय, संसाधन और स्रोत या मैं प्रयोग में आता हूँ। तो हम तो अपने हमारी इतने ही सीमित साधन थे, संसाधन थे कि हम 3 महीने में ही हमारे संसाधन समाप्त हो गए थे। तो हमने एक तीसरे मित्र को अपने साथ मिलाया। यूँ कहें कि उसे ये कहकर बेचा हमने कि हमारे संसाधन खत्म हो गए हैं, लेकिन यदि तुम कुछ देर हमारा साथ दो, तो एक पैसिव इनकम स्कीम बन जाएगी ये तुम्हारे लिए भी और हमारे लिए भी। वो बेचारा शराफत में हमारे साथ दोस्ती में आ गया और उसमें मैं आप लोगों का योगदान भी समझता हूँ कि आप सबके धीरे-धीरे इतने उत्साह भरे कमेंट्स आने लगे कि उसे भी बेचारे को लगने लगा कि हाँ, शायद उसने कोई गलती नहीं की है। लेकिन 3-4 महीने बाद उसे अब लग रहा है कि ये गाय दुधारू होने तक वो पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। उसे दिल्ली बहुत दूर लग रही है और उसका कारण उसने खुद भी बताया, जो कि सही भी है, कि इस क्षेत्र में प्रतियोगिता बहुत अधिक है, इसमें गाय को दुधारू बनाने तक की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। तो उसी के विचारों पर चलते हुए हमने भी चैनल पर एक मेंबरशिप प्रोग्राम शुरू करने का विचार किया है। अब देखना यह है कि आप में से कितने लोग हैं जो हमारा साथ देते हैं। ठीक है? यदि आप साथ देंगे तो हम चलते जाएंगे, यदि आप साथ नहीं देंगे तो हम बंद हो जाएंगे, या फिर जैसा कि वो कहता है कि भाई जिसे जरूरत होगी वो आ जाएगा। तो मैं इतना क्रूर भाषा तो नहीं बोल सकता, किंतु दिक्कत यह है कि हमें इसे चलाने के लिए हर महीने कम से कम 5,000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं और हमारी इतनी इतनी ज्यादा औकात है नहीं कि हम हर महीने निकाल लें। तो दिक्कत हो रही है हमें। इसलिए हमने सोचा कि अगर आप में से कुछ लोग हमारा थोड़ा सा सहयोग करें, और यद्यपि यदि अगर भविष्य में कभी ये गाय दुधारू हो जाती है तो फिर हम उसे बंद कर देंगे, लेकिन वहां तक पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा सहयोग लगेगा आप लोगों का। बताइएगा आप लोगों के क्या विचार हैं। वैसे मुझे लगता है अब तक उसने वहां चैनल पर दिखने लगा दिया होगा, तो हो सकता है आपको दिखने भी लगे। एक ज्वाइन बटन आ गया है, अगर आ गया है तो आप बताइएगा, नहीं आया तो आने वाला होगा। ठीक है, चलिए खैर मैं आपके कमेंट्स के उत्तर दे दूं पहले। आज हमारा दरअसल आज और कल दोनों दिन हमारे बहुत इस चर्चा में गुजरे हैं और क्या कहूं, क्योंकि मेरे अकेले के बस में नहीं है ये। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सब भी इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी आदमी हमें अपने पल्ले से 5,000 रुपये हर महीने लगाए तो, और इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो इस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर का है जो ये रिकॉर्ड हो रहा है, और वो उसने खरीदा, मतलब उसी के क्रेडिट कार्ड पर खरीदा है। हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं है भाई। ठीक है, तो इसलिए खैर कमेंट्स देख लेते हैं जी। सूरज कुमार जी कह रहे हैं थैंक्स, वेरी नाइस, थैंक यू जी, 2 बारी लिख दिया उन्होंने। कृष्णा बहन कह रहे हैं विक्रम भाई नमस्कार। नमस्कार बहन, पूरा उपन्यास तैयारी में ही निकल गया। देवराज चांद का इंस्पेक्टर वानखेड़े को बताने की क्या जरूरत थी। हाँ, ये बात भी सही है, लेकिन
मुझे लग रहा है ना कि मुझे लगता है कि अनिल मोहन जी कुछ इस तरह की बात सोच नहीं सके। मतलब आप खुद सोचिए कि वानखेड़े तक ये बात पहुँचानी थी, देवराज चौहान को डींग मारने की क्या ज़रूरत थी? मतलब मैंने लिखी होती तो मैं इसको, ये क्या नाम था, मिलावट और भट्टी को शराब पिलाता और इनके इनके मुँह से बातें बाहर निकलवा देता किसी शराब के अड्डे पर, और वो जाकर किसी पुलिस को बताता और बात आगे निकल जाती। इस तरह जाती तो ज़्यादा बेटर थी, बजाय इसके, जैसे आप कह रहे हैं। खैर, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये "आ बैल मुझे मार" वाला देवराज चौहान की माया वही जानी है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखें डकैती कैसे कामयाब होती है। हाँ, तो वही है कि बड़े-बड़े लीप ऑफ फेथ लिए गए हैं। मतलब इसमें यानी क्या खुराफात आई होगी, सोचो कोई भी आदमी हो कि चलो यार उसको बताता हूँ कि मैं ना ये करने जा रहा हूँ, आ जाओ। यानी एक तरफ देवराज चौहान जो है वो लिमिटेड जानकारियाँ अपने साथियों को दे रहा है, और उसके अपने साथी उससे इस बात से नाराज़ हैं कि भाई पूरी बात नहीं बताता, और जिसे नहीं बतानी है उसे पूरी बात क्या, उसे वो बात बता दे रहा है कि मैं आ रहा हूँ, लगा लो कितने ताले लगाने हैं तुमने। खैर, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जैसे एक्सीडेंट के बाद भी कुछ व्यवस्था बना रखी है, कोई सिक्योरिटी वाला पीछे ना आने पाए। बढ़िया प्रस्तुति। जी, चलिए धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। सुनील उपाध्याय जी कह रहे हैं, विक्रम जी नमस्कार, नरेंद्र मोहन जी, देवराज चांद सीरीज बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं और मुझे हमेशा देवराज चांद सीरीज ही पसंद आती है। आप कहानी बहुत अच्छे से सुनाते हैं, थैंक यू। धन्यवाद जी। अभी पता चल अभी पता चल जाएगा कुछ दिनों में। सुलोचना नागरकर जी कह रहे हैं, हम आपके हंसने से बुरा नहीं लगा, थैंक यू जी। मनीष चौधरी कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग विक्रम भाई, आई थिंक द फर्स्ट एपिसोड ऑफ टक्कर इज बिगिनिंग ऑफ एक्शन। I think the slow story was necessary for this novel. Uh, Manish ji, it's not like that. I mean, it could be, yes, this could be one way of explaining it. The only thing is, at times in the bygone era, you might have seen, if you have ever seen, you would never find Ved Prakash Sharma's any novel randomly, maybe one or two, or no, like there would be hardly 10 of his novels which were of more than 200 pages. Rest all his novels were less than 200 pages. I'm talking about Ved Prakash Sharma, somebody who almost wrote almost 200 novels. And the reason for this was, used to be, no publisher was ready to publish anything beyond 150 pages. This was a very, this used to be a dark era pages of Indian publishing, especially the 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 history of pulp fiction in India in Hindi. And that is why when he saw that his story would, he would not be, put together the entire story within 250 pages, that then he might have thought, then okay, if you can't, compress it, then let me just expand it. And he expanded it to two books. That could be the only reason. Anyways, thanks for your comment. हेलो विक्रम भाई, समीर हिंदुस्तानी जी कह रहे हैं, अच्छा ये हो ही है, हाँ बताइए कैसे हो। मैं ठीक हूँ। हो सकता है आपने जवाब दिया हो, मैंने उस नॉवल का एपिसोड ना सुना हो। बिल्कुल सही है, नहीं सुना होगा आपने। वैसे अगर आप ये कमेंट कर रहे हैं छठे पे, तो पांचवा सुना होगा। मुझे लग रहा है कि मैंने पांचवें या चौथे पर दिया है आपका जवाब। तो आपको ये लिखना चाहिए था कि आपने कमेंट्स नहीं सुने जब उत्तर दिया मैंने। खैर, आगे देखते हैं। आपने कुछ उपन्यास ऐसे डाले हैं जो मैंने पहले से या तो सुने हैं या पढ़े हैं। कौन से हैं, जरा नाम बताइएगा। हाँ, वो हो सकता है इधर उधर के जो, वो एक वो एआई वाले चैनल हैं, वो जो ग्रंथालय और वो सब, वहाँ। ये तो ऐसा कोई ही नहीं है। एक मेरे ख्याल से मुखबिर था, वो भी वहाँ था, है ना, ग्रंथालय पर। और कौन सा है जो आपने
पढ़ा हो मैं मान सकता हूँ, सुना हो मुश्किल है। कोशिश की है मैंने कि अब तक वही पेश किया जाए जो, और इस बात में तो मैं गर्व कर रहा हूँ, कह लो अभिमान नहीं, गर्व है। जैसे उपन्यास सुने पढ़े थे, अगर दोबारा सुने पढ़े तो ऐसे लगता है कहानी चल रही है तो खुद ब खुद दिमाग में चलती रहती है कि अब ये होगा वो होगा, उसमें मजा नहीं आता। मजा नहीं आता तो भाई जी मत सुना करो, सस्पेंस नहीं बनता। हो सकता है कि वो उपन्यास ना सुने तो चलो कोई बात नहीं, मैं उन उपन्यासों के नाम बता देता हूँ। और अगर आप ये बता रहे हैं कि मेरे चैनल पर आपने वेद प्रकाश शर्मा के नॉवल सुने हैं, तो ये तो अतिशयोक्ति है। खैर चलो, पहला है शहीदों की चिता का अगला भाग खून की धरती, दूसरा है मतरों का भाग लाखों है लाल तेरे। बिल्कुल, अभी आएंगे ये। अब देखना ये कि क्या आप उन्हें सुनने आते हैं कि नहीं। और एक नॉवल अनिल मोहन जी का भी है, नाम है हिंसक। ये 3 भागों में है, दिल्ली का दादा दरिंदा हिंसक। हाँ, ये भी आ रहा है। आज हमने 2 दिन बैठकर काफी इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, और अब हम इसे ठीक से चलाएंगे। जो आप कहानी कहोगे मिलेगी, लेकिन मिलेगी तभी जब उसका पूरा सम्मान होगा। चलिए, धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अवतार बोरा जी कह रहे हैं, विक्रम भाई नमस्कार, अभी तो कहानी का डेवलपमेंट ही चल रहा है, बिलिंग जाने कब बनेगी। हाँ, बननी शुरू हो गई है, देखिए। सुनील उपाध्याय जी कह रहे हैं, अनिल मोहन जी के उपन्यास में कोई अश्लीलता नहीं होती, खासकर देवराज चांद सीरीज में, इसलिए मुझे देवराज चांद सीरीज पसंद है। विक्रम जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनाने के लिए। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, धन्यवाद आपका। मैं भी 1995 से उपन्यास पढ़ता हूँ, उपन्यासों का कीड़ा रह चुका हूँ, कीड़ा। धन्यवाद सुनील जी। एक और कमेंट है सुनील जी का, मुझे सबसे ज्यादा देवराज चांद सीरीज पसंद है अनिल मोहन जी के ज्वालामुखी। अच्छा, धन्यवाद। SB463, थैंक्स फॉर रीडिंग। मिंटू सगू जी कह रहे हैं, विक्रम भाई कैसे हो आप, थोड़ी स्पीड बढ़ा सकते हो। बिल्कुल जी, जितनी स्पीड कहोगे उतनी बढ़ा देंगे। आप देखते हैं कितनी स्पीड के लिए आते हैं। विजय लाल सैनी जी कह रहे हैं, जय माता दी, उपन्यास तो बहुत बढ़िया है। जय माता दी भाई जी, हाँ, बढ़िया उपन्यास है। अब देखते हैं टक्कर में कौन किसको टक्कर देता है, कैसे किसको लगती है टक्कर। धन्यवाद। सूरज कुमार जी कह रहे हैं, थैंक्स वेरी नाइस सर, थैंक यू। इस्लामुद्दीन जी कह रहे हैं, हो गई सारी तैयारी, अब करो डकैती देवराज चौहान जी, होने वाली है। झिंगा लाला जी कह रहे, थैंक्स भाई साहब, आपने डकैती नॉवल पूरा बहुत फास्ट अपलोड किया है, जो गैप हुआ था पूरा हो गया, थैंक यू। विक्रम भाई नमस्कार, बहुत ही बढ़िया उपन्यास है। मैं सोच रही हूँ जो खत्म हो जाएगा तो मैं क्या सुनूंगी, कोई इसी तरह का उपन्यास ढूंढ कर लाइएगा प्लीज। कृष्णा बहन, ये नॉवल 2500 पन्नों का है, चिंता मत कीजिए, कम से कम 50 भाग बनने हैं इसके। वैसे मेरी कोशिश है कि हर बारी थोड़ा तेज पढूं, आम मेरी स्पीड जो है 30 पन्नों की है, लेकिन आपने देखा होगा कि मैं इसके कम से कम 50 पन्ने निपटा देता हूँ, क्योंकि वो थोड़े से फैला कर बनाया गया है, तब 2500 बन रहे हैं। कम से कम 2000 पन्नों का भी होगा तो 40 एपिसोड तो बन ही जाएंगे इसके। तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली, बहुत लंबी कहानी है, अभी हम 10% पर भी नहीं पहुंचे हैं। धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अनवर अब्बास कह रहे हैं, भाई अभी कितने एपिसोड बाकी हैं त्र्यंबकम के। अभी मैंने बताया ना, 2500 पन्ने की कहानी है ये, तो ठीक ठाक आएंगे इसके भाग। कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 2 या 3 कर दिया करूं, ताकि कंटिन्यूटी तेजी से आए। अब है अभिमन अभ्य अभय नोट, ओके, गलत नाम पढ़ा तो भाई क्षमा करना। अभय तो मुझे समझ में आ रहा है। भाई आपकी कहानी, हंसी सुनकर कहानी में मजा आ गया, धन्यवाद भाई जी। चलिए ठीक है, तो आपके सभी के कमेंट्स के उत्तर मैंने दे दिए हैं, और मैंने जो यथास्थिति से दोस्तों वो आपके सामने रख दी है, जिस कारण मैं लेट हुआ और जो
हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों में भी नवंबर के शुरू में या एंड में कभी भी कुछ स्थिति देखने को मिले। तो जैसा भी आपका फैसला होगा वैसा ही इस चैनल का फैसला होगा, क्योंकि हम उतने रिसोर्सवान है नहीं, तो चलवाएंगे वैसे ही जैसे चलवा रहा भाई। कोशिश करेंगे, कम से कम एक कहानी तो फ्री की डालें ही डालें। आगे देखते हैं। चलिए, आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।